हेलो बच्चों, आप लोगों का दिवा किरण चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग आरओ क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड प्रेमचंद जी का लिखा हुआ नमक का दरोगा पढ़ेंगे। तो उसके पहले हम लोग जान लेंगे थोड़ा प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में। तो आप लोग प्लीज़ अपना बुक खोलिए और आरओ पेज नंबर 3। ओके। प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय, जन्म सन 1880, लमही गांव, उत्तर प्रदेश, जो कि वाराणसी के निकट है। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सब उपन्यास हैं। सोजे वतन, मानसरोवर 8 खंड में, गुप्तधन कहानी संग्रह है ये सब। करबला संग्राम, प्रेम की देवी नाटक है। कुछ विचार, विविध प्रसंग, निबंध संग्रह। और इनकी मृत्यु हुई है सन 1936 में। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। यानी कि पूर्ण रूप से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना चाहते थे और महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भी पूरी तरह से साथ देना चाहते थे। तो अंग्रेज़ों का जो शासन था उसमें जो गवर्नमेंट सर्विस मिली, सरकारी नौकरी इनको मिली थी, लेकिन ये छोड़ देते हैं। फिर ये राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। यानी इन्होंने यथार्थवाद पर और आदर्शवाद दोनों पर ही पुस्तकें लिखी हैं। पहले ये आदर्शवादी थे, तो जितना जीवन बीतता है तो जीवन की सच्चाई के करीब आते हैं, परेशानियाँ होती हैं, तो जीवन की यथार्थ का पता चलता है। उसके बाद इतना अभाव में इनका जीवन था कि फिर ये जीवन की जो सच्चाई है उस पर ये लिखने लगते हैं। ये हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा है। हिंदी साहित्य का इतिहास, कहानी, और उसमें जो साहित्य के इतिहास में जो कहानी है, उपन्यास है, उसका युग कब से शुरू हो रहा है, किस समय जब उन्नति के शिखर पर था, और उसके बाद का युग के बारे में प्रेमचंद जी के जब ये लिखना आरंभ करते हैं उस समय से माना जाता है। तो इस किस रूप में इनका विभाजन किया गया है? फर्स्ट है प्रेमचंद पूर्व युग, यानी इनसे पहले का युग कैसा था कहानी साहित्य संसार में। फिर प्रेमचंद जी का युग, फिर प्रेमचंदोत्तर युग, यानी कि प्रेमचंद जी के बाद का युग। यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यानी कि पहले कहानियाँ जो लिखी जाती थी या लोगों को सुनाई जाती थी, तो ज़्यादातर सुनाई जाती थी, एक दूसरे से जनरेशन चला आता था। तो इसमें क्या होता था कि कल्पना का ज़्यादा सहारा लिया जाता था, सच्चाई से थोड़ा परे होता था। लेकिन जो प्रेमचंद जी जब आए, लिखना स्टार्ट किए, तो इन्होंने जीवन की सच्चाई, सच जो घटनाएं होती हैं उस पर आधारित इन्होंने लिखना आरंभ किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें उनकी हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जाति स्वरूप के साथ आई है। यानी कि प्रेमचंद जी की जो भाषा है जिसमें ये लिखते थे उसमें उर्दू मिश्रित है। ठीक है, हिंदी के साथ साथ उसमें उर्दू पूरा इस तरह से मिला हुआ है कि समझ में ही वो नहीं आता है, कि लगता है पूरा ये हिंदी ही, ऐसी भारतीय भाषा बोली जाती है।
उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रूमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। इनको पहला अग्रदूत माना जाता है यथार्थवादी कला के लेखन के रूप में। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद जी ने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है, माने कि जीवन में एक आदर्श जरूर होना चाहिए। यथार्थ तो है, जरूर कोई परेशानी आ रही है या कुछ आ रहा है तो आदमी वो काम करने के लिए मजबूर हो जाता है जो कि नहीं करना चाहिए या जो नहीं करना चाहता। हाँ, लेकिन उसके साथ साथ में ये आदर्श तो एक ज़रूर होना चाहिए, एक सीमा ज़रूर होना चाहिए कि यहाँ तक ही हमको यदि कुछ परेशानियाँ हैं तो हम कहाँ तक की सीमा में रह करके कोई कार्य करें, यह बहुत ज़रूरी है जीवन में। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियां ऐसी ही हैं। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई है और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुंचते हैं जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ इसके सुंदर उदाहरण हैं। जीवन की सच्चाई जो है उसके बहुत ही करीब है कि मजबूरी में इंसान को क्या क्या करना पड़ता है, ये यथार्थवाद है। यहाँ दी गई कहानी, अब हम लोग जो आपके जो पुस्तक में है, आपके सिलेबस में, उसके बारे में नमक का दरोगा, उसमें थोड़ा सा सारांश में बताया जाता है कि इसमें आप लोग क्या पढ़ेंगे, तो ये मैं बता रही हूँ। यहाँ दी गई कहानी नमक का दरोगा प्रथम प्रकाशन हुआ था इसका 1914 ईस्वी में। प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। मैंने आदर्श स्थापित करता है नमक का दरोगा कि नहीं, हम अपना जीवन में कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। ओके, कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को ले तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित आलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित आलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं। माने मुअत्तल मीन्स उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, उन पर ही गलत आरोप लग जाता है वंशीधर पर। ठीक है, तो ये पंडित आलोपीदीन एक बिजनेसमैन है, वो उन पे अपने पैसे के जोर पर ये साबित कर देते हैं कि वो सही है और आदर्शवादी मुंशी वंशीधर गलत है। तो ईमानदारी कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित आलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, लेकिन अंतः सत्य के आगे, अंत में जो सत्य है उसके आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। उनको एक सच्चे आदमी की अच्छी परख है पंडित आलोपीदीन को, तो वो बोलते हैं कि आप मेरी नौकरी करिए। उनको नौकरी से जब निकाल दिया जाता है मुंशी वंशीधर को,
तो फिर वो उसके पास वो जानते हैं, क्योंकि वो सच्चाई जानते थे कि ये एक ईमानदार धर्मनिष्ठ व्यक्ति है। तो उसको अपने यहाँ वो मैनेजर रखते हैं, संपूर्ण जायदाद का देखभाल करने के लिए स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और उनसे एक विनम्र वाणी में प्रार्थना करते हैं, भगवान आपको वैसा ही ईमानदार इंसान बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। माने वंशीधर समाज के सामने अकेला पड़ जाता है, लोग उसका साथ नहीं देते हैं, इसके कारण उसको सरकारी नौकरी से निकाल दिया जाता है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। यानी कि लोग फिर धर्म का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि उस दिखा रहा है इस कहानी में कि उसकी हार हो जा रही है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी को ये पसंद नहीं था कि एक आदर्शवाद तो ज़रूर होना चाहिए, इसको किसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति को हारना नहीं चाहिए। तो कहानी का अंत वो कुछ इस तरह करते हैं कि मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, निराशावादी हम हो जाते हैं, तो हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नज़र आने लगती है। उपन्यास शीर्षक निबंध से लिया गया है ये लाइन। इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। अंत में सत्य की जीत वो दिखाते हैं कि मुंशी बंशीधर को एक उससे अच्छा पोस्ट पंडित अलोपीदीन देते हैं कि अपने यहाँ उसको एक परमानेंट मैनेजर के रूप में नियुक्त करते हैं। तो बच्चों आज हम लोग यहाँ तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नमक का दरोगा स्टार्ट करेंगे। तो आज मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें यदि आप लोगों को पसंद आता है तो। वेलकम।